हेलो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो सभी? तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन आप लोगों का चल रहा होगा। तो गाइस, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप में से काफ़ी सारे कुछ बच्चों का ऐसा लगता है कि उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, अभी उनके पास टाइम फिर उनको 2 महीने का मिल गया है और वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अगर उनको क्रैश कोर्स का रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, तो आप प्लीज़ इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं जो नीचे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैं आपको सारा डिटेल्स बता दूंगा किस तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कैसी चीज़ें करनी है, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, कितने घंटे के लेक्चर्स चलेंगे उसके अंदर। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम फिर से मिल गया हमें, तो काफ़ी हमारे पास समय है अभी भी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेपर नंबर 28 को, जैसा कि मैंने आपको बोला, डिस्कस करेंगे। तो आज इस पेपर को एक काम करते हैं हम लोग, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इस पेपर को और पीछे से आगे की तरफ आएंगे। देखना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, लास्ट से भी यार सॉल्व करने में मजा आता है ना। तो द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। ओके, P4O10 का स्ट्रक्चर बनाने का इस, देखो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ लग गई। अब 4 और 4 8। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते। अब 2 कैसे जाएगी देखना, एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। क्लियर? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है P4O10 का। अब इसने पूछा सिग्मा बॉन्ड अपन को बताने हैं तो सिग्मा बॉन्ड कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया गाइस? सिग्मा बॉन्ड अगर पूछे तो 16 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर पाई बॉन्ड पूछ ले तो पाई बॉन्ड तो सबको दिख ही रहे, 4 ही पाई बॉन्ड है। तो टोटल बॉन्ड अगर पूछ ले तो 20 है, सिग्मा बॉन्ड 16 है, पाई बॉन्ड 4 है। तो अपना आंसर ये पूछा था, तो सिग्मा बॉन्ड 16 आ गए हैं, तो 16 इसका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोस एक्सिस्ट in its D configuration, the total number of its open chain stereoisomer। ओके, तो सबसे पहले तो बना लेते हैं हम लोग। CHO HH CH2 CHOH 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 और ये हो गया यहाँ पर नीचे CH2OH। तो ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा क्या बन सकता है, इसको नंबरिंग दे दो, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अच्छा, और क्या बन सकता है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पहले को तो चेंज नहीं कर सकता, ना 6 को चेंज कर सकता और ना ही अब यहाँ पर 2 पोजीशन में कुछ चेंज कर सकता हूँ। क्यों? दोनों तरफ हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूँ, तीसरी पोजीशन में से OH को यहाँ ले आऊँ एक बार और बाकी को सेम पड़े रहने दो। क्लियर? तो एक तो ये हो गया। दूसरा और क्या कर सकता हूँ, अब मेरा मन कर रहा है चलो यार तीसरी को हटा दी, अब चौथी को हटाते। अब फोर्थ को चेंज करेंगे, तो देखो पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम बिल्कुल, फोर्थ में अलग कर देते हैं, फिफ्थ वैसा ही पड़ा रहेगा CH2OH। ये कितना हो गया? थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं और क्या हो सकता है। दूसरा तो ऐसे ही है। अब हमने एक बार तीसरी पोजीशन में चेंज कर दिया, एक बार चौथी पोजीशन में चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरी चौथी दोनों को चेंज कर सकता हूँ, तब भी अलग ही बनेगा। देखो, तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया।
और पांचवी को एज इट इज पड़ी रहने दो। तो ये बन गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ बन सकता है और? अब आप सोचोगे यार पांचवी को चेंज करते तो वो तो फिर सेम ही हो गया, वो तीसरा और पांचवे जैसा सेम ही हो गया, वो तो नहीं हो सकता। ये फिफ्थ पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने फिफ्थ पोजीशन चेंज कर दी तो डी से एल बन जाएगा, और डी से एल अपन को बनाना नहीं है, डी के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बतानी है अपने को चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर तुमने फिफ्थ पोजीशन से चेंज करा तो डी से एल बन जाएगा। दैट्स वाई कि हम लोग बोलेंगे 4 ही इसका आंसर आएगा। क्लियर, क्योंकि डी अपने को कांस्टेंट रखना है। अगला क्वेश्चन है, द मेटल एम क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी विद सेल एज 400 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एम इज। ओके, तो बीसीसी में हुआ है, z इक्वल टू 2 है, तो एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो इसमें क्या होता है गाइस, 4r इक्वल टू a रूट 3 होता है, r इक्वल टू a रूट 3 बटा 4। एज लेंथ कितनी दे रखी है, 400 पिकोमीटर इंटू का रूट 3 अपॉन 4, तो ये आ गया 100 रूट 3 आ गया। अब रूट 3 की वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको आगे फाइंड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द गिवन कंपाउंड एग्जिस्ट इन पोलर फॉर्म in which there is a closed loop of Huckel's number of electron. Okay, the number of electron in the outer loop. outer loop तो बार बार का पेरीफेरी होगा, इसको गिनेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, तो लास्ट में 14 इलेक्ट्रॉन है। आउटर लूप में तो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। आंसर कितना आ गया, 14। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, अच्छा हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो देखो अपन जीरो वाले या नॉन जीरो कैसे मर्जी देख लो। तो अगर मैं देखूं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कब होता है, जब मॉलिक्यूल या तो सिमेट्रिकल शेप में ना हो, या उसके पास लोन पेयर आ जाए, या एटम डिफरेंट आ जाए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, तब हम लोग नॉन जीरो बोलते हैं। अच्छा, जीरो डाइपोल मोमेंट कब बोलते हैं, जब सिमेट्रिकल शेप हो, कोई लोन पेयर ना हो, सारे एटम भी क्या हो, सेम हो। जैसे अगर मैं SF6 देखूं तो SF6 क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये SF6 क्या होगा, इसका म्यू क्या होगा, जीरो होगा गाइस। ठीक है, अगर मैं CS2 देखूं तो दोनों सल्फर सेम है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, क्योंकि दो सल्फर दो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो इसका म्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर, और किसी का म्यू जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, SO3 का आ जाएगा। ठीक है ना, SO3 का म्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, हर तरफ से कट जाएगा, तो इसका भी म्यू जीरो। अच्छा, और किसी का म्यू जीरो आ सकता है, SF4 का नहीं आएगा, एक लोन पेयर बचेगा, O3 का नहीं आएगा, लोन पेयर बचेगा, H2S में लोन पेयर बचेगा, CS2 तो हो गया है। ये तीनों तो जीरो वाले हो गए गाइस। ठीक है, SO2 में एक लोन पेयर बचेगा, H2O में लोन पेयर बचेगा, और H2O2 में भी लोन पेयर बचेगा। तो इसने बोला नॉन जीरो वाले, तो ये तीन तो जीरो है, तो ये तो निकाल दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 गाइस। तो 6 यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो वाले, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट शो करने वाले मॉलिक्यूल्स है। क्लियर, चलो अब आगे इसने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द मिनरल हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। हेमेटाइट क्या होता है गाइस, हेमेटाइट होता है Fe2O3। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, प्लस का 3, तो पहले वाले का हेमेटाइट में +3 आया। ठीक है, एंड मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे तो NCERT में दिए हुए हैं। तो मैग्नेटाइट होता है एक्चुअली में अपना Fe3O4, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Fe2O3.FeO। ठीक है ना, ये मिक्स डोर होता है, इसको फेरी फेरो भी बोला जाता है। ठीक है, तो Fe2O3 में तो +3 हमने देखा था, और FeO में +2 हो गया, तो इसका बोला इसमें +2 एंड +3 दोनों होगा। तो देखो भाई, हेमेटाइट में +3 आएगा, और मैग्नेटाइट में +2 एंड +3 दोनों आ गए, तो डी ऑप्शन इसका सही आ गया। क्लियर, चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ एक सॉल्यूशन है 50 ml सॉल्यूशन 1, जिसका pH 1 दे रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पर A सॉल्यूशन लिख रहा हूँ गाइस, यहाँ पर B सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कोई। क्लियर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन को C1 दे दिया 10⁻⁻1,
इसकी C2 ये B की कंसंट्रेशन दे दी है 10⁻⁻², क्योंकि pH दे दिया ना तो H प्लस ले सकते हैं हम लोग। इसका वॉल्यूम V1 50 ml है, V2 सेम है, वॉल्यूम 50 ml। क्लियर। रिजल्टेंट जब इन दोनों को मिक्स करा तो रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V टोटल। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 5, पहले का करूंगा मैं C1V1 तो ये आएगा 5 प्लस का M2V2 करूंगा तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 100, तो ये आ गया 5.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.055। तो बस अब ये H प्लस, ये टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, रिजल्टेंट मोलैरिटी। pH मेरे को निकालना था मिक्सचर का, तो माइनस का लोग 0.055, तो बस आप इसका लोग निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जो लोग निकाल लेना और आंसर लिख लेना इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है CrO3 dissolves in aqueous NaH2 gives। तो आपको पता ही होगा इसकी जो CrO3 है, जब भी वो बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा Cr2O4 डाइक्रोमेट बना देता है। तो यहाँ से ये बन जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, दिस। पहला आंसर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इतना एट इतना बट इट फॉल्स टू इतना दिस किलो पास्कल में 90 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो पी नॉट बी जो है बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर जो है वो 53.3 किलो पास्कल दे रखा है, और जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉल्यूशन का प्रेशर दे दिया है 51.5 किलो पास्कल। जब उसमें इतना ग्राम नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है जो कि डिसोल्व हुआ 500 ग्राम बेंजीन में, तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। तो देखो बेटा अभी यहाँ पर क्या आएगा, पी नॉट ए बेंजीन अपन को कितना दिया 53.3, पी एस कितना दिया 51.5, नीचे भी कितना हो जाएगा 51.5 इक्वल टू मोल्स जो है वो सॉल्यूट के, तो 19 ग्राम इसका मोलर मास मुझे पता नहीं है, अपॉन नीचे मोल्स, मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, मोल्स को कैसे लिख सकता हूँ, गिवन मास कितना है 500, और बेंजीन का मोलर मास होता है 78। क्लियर। तो बस अब सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ से देखते हैं कितना आएगा, 53.3 में से 51.5 घटाए तो यहाँ पर आ गया 8 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 51.5 इक्वल टू 19 इंटू का 78, तो 19 इंटू 78 अपॉन m इंटू का 500। तो यहाँ से बस अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखो डेसिमल से डेसिमल तो कट गए, तो 18 अपॉन 515, ठीक है, इंटू का 500 अपॉन में 19 इंटू का 78 इक्वल टू 1/m। तो m कितना हो गया यहाँ से 515 इंटू का 19 इंटू का 78 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 500। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको बस आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं, 515 इंटू का 19 इंटू का 78, तो ये हो गया 763,230, 763,230। क्लियर। उसके बाद अगला क्या करना है आपको, नीचे क्या करना है 500 इंटू का 18, तो ये हो गया 9000। बस अब डिवाइड करना है, 763,230 डिवाइडेड बाय 9000, 84.8 आ गया, तो 84.8 का मतलब 85 हो गया, तो बी ऑप्शन अपना आ जाएगा गाइस। क्लियर। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन है द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ डिटॉल इज ड्यू टू। तो
तो आपको पता ना, जो डिटॉल जो होता है, डिटॉल के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो एंटीसेप्टिक होता है, आप लोगों ने डिटॉल बहुत बार यूज करी होगी, बॉटल पे भी लिखा होता है क्लोरोजाइलिनोल। क्लियर? मेडिकल वालों को तो पता ही होगा, मेडिकल के स्टूडेंट्स को, पर नॉन मेडिकल वाले भी ध्यान रखे भाई। डेटॉल की बोतल पे आप देख सकते हैं क्लोरोजाइलिनोल, ये कंपाउंड होता है जो कि एंटीसेप्टिक होता है, मतलब जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक आती है डिटॉल की। तो ये जो क्लोरोजाइलिनोल होता है, इसको हम लोग एक नाम से और भी बोलते हैं, इसको पीसीएमएक्स भी बोलते हैं। पीसीएमएक्स का मतलब क्या होता है? पैरा क्लोरोमेटाजाइलिनोल। इसका जो फॉर्मूला होता है पीसीएमएक्स का, कुछ इस तरह से होता है अगर मैं बुलाऊं तो। पैरा पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पर OH आ गया, जाइलिनोल, तो ये इस तरह का सब स्ट्रक्चर होता है गाइस पीसीएमएस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एंटीसेप्टिक जैसी। तो यही आंसर अपना आ गया। अगला क्वेश्चन है, तो टोटल वर्क डन इन द फॉलोइंग पीवी कर्व। तो जब भी आपको पता ही है गाइस, जब भी पीवी वर्क निकालना है हमें, पीवी कर्व में वर्क डन निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमारा वर्क डन होता है। तो यहाँ पर वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा? एरिया अंडर कर्व। वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा? एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, मतलब जो वर्क डन आएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं यहाँ पर, तो ये पूरा एरिया अपने पास। तो इसमें एक रेक्टेंगल आ गया अपने पास, यहाँ पर देखो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में से ये सेमी सर्कल में माइनस कर दूंगा। सेमी सर्कल कह रहा हूँ, मतलब हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। तो बस, तो वर्क डन यहाँ पर क्या निकालना है? टोटल वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मतलब प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है? 15 लेंगे, 15 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा अपना यहाँ पर? 20 माइनस का 10, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 रह गया, माइनस का पाई आर, आर स्क्वेयर अपॉन 2। क्योंकि पाई आर स्क्वेयर क्या होता है? सर्कल ऑफ एरिया का सर्कल होता है, मतलब सॉरी, सर्कल का एरिया होता है। तो आधे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 150 माइनस का पाई आर स्क्वेयर बाय 2। अब आर स्क्वेयर कितना होगा यहाँ पर, वो देखना है अपने को। तो आर स्क्वेयर यहाँ पर गाइस हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 25 पाई बाय 2, 25 पाई, मतलब आर स्क्वेयर यहाँ पर क्या होगा देखना। इधर रेडियस है, रेडियस यहाँ पर क्या होगा गाइस? देखो भाई यहाँ पर इसका अगर मैं रेडियस निकालूं, तो रेडियस यहाँ पे ये, इसको हम लोग क्या मानेंगे? लेंथ मानेंगे। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है, दैट्स वाई की पॉज हो गया था वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि इतना ये आ गया। अब यहाँ पर रेडियस बताना है, तो रेडियस ये पूरा सर्कल अगर मैं इसमें ड्रा कर दूं, देखना पूरा अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जो इसका है, ये जो पॉइंट होगा, ये यहाँ से लेके पूरा डायमीटर होगा, और इतना इतना इसका क्या आएगा? रेडियस आएगा। अब ये इतना इतना डिस्टेंस कितना है? ये देखो ये रहा, तो यहाँ से 5 आ गया, तो कितना आ गया? 5 इंटू का 25/2, तो ये आ गया 150 माइनस का 25 पाई/2। तो ए ऑप्शन इसका हमारा आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, terpinol forol is an active ingredient in tea tree oil has the following structure। ओके, तो यहाँ पर ये दे दिया गाइस अपने को कि टी ट्री ऑयल में, मतलब इन टी ट्री ऑयल हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, टार्पिन फोलोल का दे रखा है अपने को। तो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर ऐसे ऐसे है, और यहीं से अपना OH भी निकला हुआ है। क्लियर? अब इसने बोला इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है। पहला दिया हुआ अपने को, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखो बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब अगर रोटेट करा तो इसका इसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर ढूंढते, ये देखे तो ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो अगर मैं रिंग के अंदर क्या होता है, पूरे एंड तक जाते तो बिल्कुल ये वाला एक कायरल सेंटर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट आ गया ना इधर, तो ये बिल्कुल पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि पहला ये प्लेन पोलराइज्ड को घुमा देगा। दूसरा, इसने बेयर रिएजेंट्स के साथ इसको ट्रीट करा तो ये ट्रायल बनाता है। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ बेयर रिएजेंट से रिलेटेड,
बहुत ही जबरदस्त ट्रिक क्या है देखना, आरबी ट्रिक बता रहा हूँ बेयर रिएजेंट की। तो आरबी ट्रिक क्या है बेयर रिएजेंट की, जब भी बेटा आपको कभी बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है किसी भी स्पीसीज को, तो बस कुछ नहीं, आपको सिंपल सा काम करना है सॉरी गाइस। तो आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको पाई बॉन्ड हटाना है और दोनों तरफ क्या लगा देना है, ओ एच लगा देना है। तो एक ओ एच यहाँ लग जाएगा, एक ओ एच यहाँ लग जाएगा, तो ट्राइओल बन गया अपने पास, 3 ओ एच आ गए, तो ट्राइओल मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या है, ऑन रिएक्शन विद NaBr एंड H2SO4 इट गिव्स अ डाइब्रोमो कंपाउंड। तो इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या होगा। तो ट्रिक आपको हमेशा है ना हर किसी केस में लगेगी ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई बेयर्स रिएजेंट की। मैकेनिज्म से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, सीधी सी ट्रिक याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसको देखो, ये NaBr, इस NaBr को सपोज मैं HBr मान लेता हूँ, ठीक है ना, HBr H2SO4 के साथ करवाई। तो HBr जब भी रिएक्ट करते हैं तो आपको पता ही है अल्कीन जो है टूटते और दोनों तरफ क्या लग जाते हैं, Br लग जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो यहाँ पे भी Br आ गया, यहाँ पे भी Br आ गया, दोनों तरफ Br लगते हैं, क्लियर। और आपको पता ही है कि जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो उसको भी क्या बनाए थे, Br बनाए थे। तो रिएक्शन में इट गिव्स अ डाइब्रोमो कंपाउंड, सॉरी यहाँ पर एक तरफ H लगेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पर। जब भी HBr साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तरफ H लगता है और एक तरफ क्या लगता है, Br लगता है, और OH को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, Br में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डाइब्रोमो कंपाउंड यहाँ पर बन चुका है। तो HBr की ट्रिक आप क्या याद रखोगे, जब भी HBr किसी भी अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक साइड हाइड्रोजन आता है, एक साथ Br आता है एक साइड, और OH अल्कोहल होता है, अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा है ऑन ओजोनालाइसिस इट गिव्स अ कंपाउंड। तो ओजोनालाइसिस का भी कुछ सिंपल सा फंडा होता है, इसको तोड़ो और दोनों साइड डबल बॉन्ड हो चिपका दो। तो जैसे दोनों साइड डबल बॉन्ड हो चिपकाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिल्कुल C10 H18O3 बिल्कुल सही है गाइस, 3 ऑक्सीजन आएंगे, तो चारों स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 गिव्स 2 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो 2 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। देखना बेटा, अगर मैं रिंग की फॉर्म में बना लूं हेक्सेन, देखना हेक्सेन मैंने यहाँ पे बना दिए, तो 2 मिथाइल 1,6 डाइओइक 1, एक तो यहाँ पर है COH, और एक 6 पे 1 2 3 4 5 6, एक 6 पे है, ठीक है, और 2 मिथाइल हेक्सेन 2 पे मिथाइल है गाइस। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर दो कार्बन मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आपको पता ही है, देखना अगर मैं टर्मिनल कार्बन ले लूँ और यहाँ पर देखो CH3 भी लगा हुआ है, इसके बिल्कुल बगल में कौन लगा हुआ है, CH3। तो देखो पाई बॉन्ड के जब भी KMnO4 आपके पास आ जाएगा, इस याद रखना, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के ये क्या लगा देते हैं, COH में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करके लास्ट में पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन आ गया C की। इसमें देखो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ साथ में है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल है। अब आप करना चाहो तो इसमें ये भी बता सकते हो, बट इसमें देखो इसमें यहीं पे COH लग जाएगा, तो सेम पोजीशन पे तो CH3 है नहीं, इसमें देखो तो इसमें एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो इसलिए C ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मिथाइल है ही नहीं, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्लियर। ये 12th क्वेश्चन गाइस आई थिंक मिसिंग हो गया है मेरे से, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है 12th क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, मुझे भी ध्यान नहीं रहा 12th क्वेश्चन, मैंने भी एक्चुअली चेक नहीं करा, बस आपसे फटाफट आपके सामने पेपर लेके आ गया और सॉल्व करने बैठ गया, क्लियर। द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ओके। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो सकते हैं क्योंकि एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। ये NH2 देखूँ तो ये इसके कंजुगेशन में जा सकता है, मतलब ये भी डिलोकलाइज्ड है। ये वाला देखो फोर्थ वाला, तो इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी कंजुगेशन में जा सकते हैं, बिल्कुल ये भी डिलोकलाइज्ड है। ये देखो अगर तो इसके पास भी लोन पेयर है, बट ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, मतलब ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो ये लोकलाइज्ड है तो इजिली लोन पेयर दे सकता है, और जो इजिली लोन पेयर दे सकता है वो मोस्ट बेसिक होता है। तो थर्ड वाला नाइट्रोजन जो होगा वो मोस्ट बेसिक होगा गाइस, क्लियर।
चलिए अगला है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस आर। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, ये तो एपीमर्स होते हैं कि जो मैं आपको बताया, तो जो डी मैनोस होता है वो C2 एपीमर होता है। किसका? C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज का C2 एपीमर होता है। एपीमर का मतलब क्या होता है? सेकंड कार्बन से OH और H की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, उसको हम लोग एपीमर बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का बेटा कैसे देखते हैं? लिविंग ग्रुप अच्छा वो होता है जो वीक बेस होता है। तो लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप इज वीक बेस। तो बस मेरे को क्या पहचानना है? मेरे को वीक बेस पहचानना है। तो देख लेते हैं पहला बेटा। तो अगर पहला देखूं मैं OCO, मतलब ये ऐसे है OC डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, एक तो ऐसे दे रखा है, एक है OC2H5। ओके, एक ऐसे दे रखा है O डबल बॉन्ड SO और यहाँ पर ET। क्लियर। और एक अपन को दे रखा है, देखना गाइस इधर, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है CF3। तो देखो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब सबसे कम बेसिक होगा ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ही नहीं देने के लिए। ठीक है ना, लोन पेयर नहीं है तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। बेसिक अगर होगा तो यहाँ पर क्या करेगा? मतलब ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा, तो इसका मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यही होगा, यही सबसे पहले निकलेगा। तो इसमें देखो बेटा ये ट्रिपल ओ वाला मतलब OSO2 CF3 ये सबसे पहले आ रहे हैं, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा गाइस। इसी में सबसे पहले यही आ रहे हैं, तो ये आंसर आ गया। बाकी के बारे में अपने को देखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर, अपना आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पर इसने कंपाउंड सा दे दिया है, ये यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2 लगा रखा है। इसका रिएक्शन करवाया पहले इसने किसके साथ? HNO2 के साथ, और उसको हीट करवाया 0.5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बहुत ही कम हीट है। तो आपको पता होगा गाइस कि यहाँ पर ये जब भी HNO2 आ जाता है तो हमेशा एक याद रखना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर कभी भी NH2 लगे और HNO2 के साथ रिएक्शन हो तो ये इसको N ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर भी एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N में। जब भी NH2 आ जाएगा तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N में, तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल सकती है। अब इसके बाद क्या होता है? फर्दर जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है गाइस? ये वाली नाइट्रोजन तो नहीं निकलेगी क्योंकि ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड है, तो ये वाला तो मतलब रेजोनेंस के अंदर है, बट ये वाला इजीली निकल सकता है, तो ये N2 निकल जाएगा और यहाँ पर CH2 जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन करा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो डाइल्यूट H2SO4 N2 निकालते हैं और OH यहाँ पर लगा देगा, तो OH लगा देगा ये यहाँ पर। तो देखना यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर भी क्या बन गया गाइस? CH2OH। अब आगे फर्दर इसका रिएक्शन HI के साथ है, तो HI में आपको पता ही है ये हाइड्रोजन जो है ये सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अब इस OH को प्रोटोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर तो नहीं कर सकता बट इसको कर सकता है। तो ये क्या करेगा? इसको प्रोटोनेट करेगा। जैसे ही प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। देखना ऊपर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बन गया। अब ये देखो ये वाटर जो होता है आपको पता ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों? मैं देखो अच्छा लिविंग ग्रुप का दो तरीके होते हैं, या तो वीक बेस देख लो या फिर ये देख लो कि ग्रुप निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है क्या वो स्टेबल है? तो बिल्कुल स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस में जा रही है। तो जैसे ये हटेगा इसकी जगह आई जुड़ जाएगा, तो CH2I बनना चाहिए और ऊपर आएगा OH। तो ये देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी भी आई थिंक दो बार यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये OH यहाँ पर है, ऊपर देखो फ्रंट में OH आ रहा है और इसके बगल में आ रहा है एडजेसेंट पोजीशन पे आई CH2I, तो ए ऑप्शन ये मेरा मैच कर गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन X प्लस वाई से Z इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू X, ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Y। तो रेट 1 जो हो गया वो इक्वल टू K, ठीक है, तो ये X के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है एंड Y के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है।
अब इसने बोला इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड इक्वल टू आर व्हेन एक्स एंड वाई आर 0.40 एंड 0.30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इफ x इज हाफ्ड एंड y इज डबल्ड, ओके, इसने बोला यदि सेकंड जो है वो x को क्या कर दे, हाफ कर दे, मतलब x बाई 2 हो गया, और y को डबल कर दे, मतलब 2y हो गया, 2y का स्क्वायर ही होगा, देन द वैल्यू ऑफ इनिशियल रेट वुड बिकम, तो अपने को बताने तो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा कर देते। तो r1 अपॉन r2 करूंगा अगर मैं, तो k से k कैंसिल हो गया, तो x इंटू का वाई स्क्वायर अपॉन x बाय 2 इंटू का 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, x से x गया, यहाँ से 2 गया, 2 से ये नीचे 2 कट गया, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 गाइस, तो यहाँ से आ गया r2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r1, तो इसने पहले का रेट r दे रखा था, ट्वाइस ऑफ r के इक्वल आ जाएगा, तो 2r के इक्वल आ रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, metals which will not evolve hydrogen gas with dilute HCl, ओके, तो इनमें से कौन सा मेटल रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन नहीं देगा, तो Cu प्लस HCl अगर मैं करता हूँ तो गाइस आपको पता होगा ये रिएक्शन, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, ये लिख देता है CuCl2 प्लस हाइड्रोजन, क्यों, उसने तो रटा होता है, उसने तो यहाँ पर आप लोग तो रिएक्शन रट के बैठ जाते हैं कि यार मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मेटल सॉल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, बट अगर HNO3 आ जाए तो वाटर रिलीज करता है, ये तो आपने रटा होता है। बट मैं आपको बता दूं अगर आप ये रिएक्शन लिख के आओगे तो ये गलत है, क्यों बेटा, ये सोचो ना कि ये हाइड्रो HCl से हाइड्रोजन बना कैसे है, इसका मतलब ये जो H प्लस है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा और यहाँ से H बनाया और ऐसे ऐसे H दो मिलके हाइड्रोजन बने होंगे, मतलब अगर दो H प्लस है तो इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बनाया होगा। अगर H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन कौन करवा रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बट कॉपर क्या हुआ, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। बट ये सोचा ना कि अगर यहाँ पर इसका रिडक्शन तभी पॉसिबल है जब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम हो, तभी तो पॉसिबल है। बट आपको पता है अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, चप्पा वाला जो चप्पा हम लोग याद रखते हैं चप्पा से, तो ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, तो इनका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये कभी भी हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, तो पहला ही आंसर आ गया हमारा कि कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड कभी भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओके बड़े टाइम बाद आया है भाई, नेमिंग का क्वेश्चन आ गया, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स के नेम लिखेंगे, जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये सी से स्टार्ट होता है, ये ओ से स्टार्ट होता है, सी वाला पहले आएगा। डाई क्लोरो, डाई ऑक्सलेटो, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, ये तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एनाइनिक पार्ट है गाइस, एनाइनिक पार्ट दे रहा है, तो एनाइनिक पार्ट में अगर आपको याद हो तो हम लोग मेटल के आगे ATE लगाते हैं, तो डाई क्लोरो, डाई ऑक्सलेटो, क्रोमेट थर्ड, बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा गाइस। ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर चेक कर लेते हैं हम लोग, तो -2 ऑक्सलेट पे कितना होता है, ऑक्सलेट पे -2 का चार्ज होता है, -4 इक्वल टू -3, तो ये यहाँ पर +3 बन गया गाइस, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर जाएगा। क्लियर, आगे दिया हुआ 2 वंडरवाल गैसेस हैव सेम वैल्यू ऑफ A but different value of B, which of the following statement is correct, the smaller the value of B larger will be compressibility, बिल्कुल सही है भाई, जितना ज्यादा B का वैल्यू स्मॉल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंप्रेसिबल होगी, उतनी जल्दी गैस जो होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, तो A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट दे दिया, इसको मतलब एवोगैड्रो लॉ लगा सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, 2SO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है बेटा, 2SO3 बन रहा है। इसने बोला रिएक्टेड विथ 3 लीटर ऑफ O2, मतलब 5 लीटर SO2, तो टाइम 0 पे अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, तो मैं वॉल्यूम की टर्म में ले लेता हूँ, इसके 5 मोल मान लो या 5 लीटर वॉल्यूम मान लो, इसकी 3 लीटर वॉल्यूम है, ये 0 पे, T इक्वल टू T टाइम पे ये तो खत्म हो जाएगा बेटा। अब ये लिमिटिंग, अब इसमें देखो दो रिएक्टेंट है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो पहले LR निकालेगा, LR देखे तो यहाँ पे यही LR होगा हमारा,
क्योंकि यहाँ पर देखो एल आर कैसे निकालते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 2.5 बन रहा है, यहाँ पे 3 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब 2 से 1 बन रहा है, 1 से आधा बनेगा, तो मतलब 3 में से आधा गया तो 1.5 यहाँ पर रह गया गाइस, ठीक है ना। 3 में से आधा गया ना, 2 से 1 बना, 1 से आधा बनेगा, तो 1 से आधा तो 5 का आधा, सॉरी यहाँ पर 2.5 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना। 1 से आधा बनेगा तो 5 का आधा कितना हो गया, 5 लीटर का आधा कितना हो गया, 2.5, तो 3 में से 2.5 माइनस हो गए, और यहाँ पर कितना बन रहा है बेटा, 5 बन रहा है, तो ये कितना आ गया 5.5। टोटल वॉल्यूम इसने पूछा था, तो टोटल वॉल्यूम आ गया 5.5, तो ये सी आंसर आ गया हमारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Li2 पॉजिटिव इज फाउंड टू बी इतना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा अपना, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से जो nh अपॉन 2 पाई है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 14h अपॉन 11। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, h से h कैंसिल हो गया, n इक्वल टू हो गया 14 इंटू 2 पाई अपॉन 11। तो यहाँ से मैं करूँगा 14 इंटू 2 पाई को मैं पाइस बाय 7 ले लेता हूँ, क्योंकि 14 से इजीली कट जाएगा, तो ये 2 पे गया, ये 2 पे गया, तो ये 8 आ गया। तो n इक्वल टू कितना आ गया गाइस, 8 आ गया। अब अपने को पता है टोटल एनर्जी क्या होती है गाइस, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, nth शेल के लिए ही होती है। अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ मतलब माइनस तो आएगा ही, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो माइनस का 2 इंटू का टोटल, मतलब माइनस मैंने इसके करके लगाया है क्योंकि एनर्जी है, वैसे प्लस में होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ मैं, कभी तुम लोग कह दो माइनस माइनस प्लस तो करा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है, तो माइनस का 2 इंटू का 13.6, जेड कितना है, लिथियम का निकालना है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 8 का, एन कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर, तो 3/8 का स्क्वायर, तो ये सी ऑप्शन मेरे को बिल्कुल मैच करता हुआ दिख रहा है, यही अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है टू मोल्स ऑफ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर of 300 Kelvin. Initial volume of the gas is 1 liter while the final pressure is इतना, the work done by the gas is। तो पहली बात तो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है माइनस का 2.303 RT log V2 बाय V1। मतलब मुझे फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम तो इसने दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे V फाइनल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल कर दूंगा मैं, PV इक्वल टू NRT लगा करूँगा, क्योंकि गैस है तो गैस आइडियल गैस मानते। तो यहाँ से V फाइनल कितना आ जाएगा गाइस, P फाइनल इसने देखो दे रखा है 4.926, मतलब इसको मैं 5 ही मान लूँ लगभग, इनटू का VF इक्वल टू मोल, मोल कितना है 2 मोल है, R यहाँ पर क्या लूंगा भाई, टेम्परेचर ATM में दिया हुआ है, तो R मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 1/12 भी ले सकता हूँ गाइस। अगर आप 0.0821 नहीं लेना चाहते 1/12 भी ले सकते हैं। टेम्परेचर इसने दे रखा है 300। क्लियर। या इसको एक काम करिए, इसको ना यहाँ पे 1/12 भी छोड़िए, 0.08 ले दिए, ज़्यादा अच्छा चलेगा। यहाँ पर 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। क्लियर। तो V फाइनल गाइस कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू का 8 इंटू का 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 48/5 आ गया। तो ये आ गया 5 9 दा 45, ठीक है, 5 9 दा 45, 3 बज गया, उसके बाद 3 बज गया ना, 5 6 दा 30, तो 9.6 को मैं लगभग 10 के आसपास मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी स्टार्टिंग में माना था। तो V फाइनल अपना अप्रॉक्सीमेट 10 के इक्वल आ गया। तो बस अब वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, इसमें पुट कर दो वैल्यूज। तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस का 2.303, आर को कितना लिख दोगे यहाँ पे 0.08, इंटू का टी कितना है 300, इंटू का लोग 10, लोग 10 तो 1 होता है बेटा, ठीक है, सॉरी लोग 10 नहीं आएगा, V2 10 आया ना, 10/1, अच्छा 10 ही आ गए यहाँ पर, सही भी है। तो 1, तो बस अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 2.303 इंटू 24, तो 2303 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो भी, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 0 6 4, तो 2 7 2 9 6 15 और ये 5। अब कितने पे डेसिमल है, 1 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस पे 1 2 3, तो 55.27 के आसपास आएगा। तो दे ही नहीं रहा 55.
55.27, 55.27 हमने कुछ गलती कर दी है या तो दोबारा इसको क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। कुछ हमने मिस्टेक कर दी इसमें। सेलेक्ट फिर से नहीं हो रहा गाइस। अरे हो जाए यार सिलेक्ट। कहने पे होता है रिक्वेस्ट, प्यार से बोलो ना तो अपने हो जाता है ना। आजकल प्यार से मानने लग गया, आजकल ये गुस्से से नहीं मानता। कह रहे यार तुम सारा दिन डांटते रहते हो, ठीक है प्यार से बोलोगे तो हो जाएगी सेलेक्ट। क्लियर, देखो भाई सेलेक्ट हो गया। अब सबमिट होते हैं, दोबारा एक बार इसको देखते हैं कहाँ गड़बड़ रहेगी अपनी। तो हम लोग पहले तो यहाँ पर गड़बड़ कुछ ना कुछ तो रही है। सेलेक्ट हो जाए यार, प्यार से बोल रहे अभी भी नहीं हो रहा। डीट है यार बड़ा। हो गया, देखो हो गया हो गया। देखो भाई तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा क्वेश्चन करते हैं। वी फाइनल निकालेंगे तो वी फाइनल इक्वल टू आ जाएगा NRT बाय P। तो टू मोड्स ऑफ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली इतना इतना इतना, ठीक है। तो N की वैल्यू 2 ले लेते, R की वैल्यू 0.08 ले ली मैंने। टेम्परेचर मैंने ले लिया 300 केल्विन, क्लियर। अपॉन प्रेशर ले लिया मैंने 4.926, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5 ले लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया, इंटू का 100, ये गया यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 to the 16, तो ये 48 हो गया। 48/5 बिल्कुल सही आ रहा था यार। 5 9 the 45, 35 6 the 30, तो इसका अप्रोक्सीमेट मैं कितना ले लूँ, 10 ले लूँ वी फाइनल को। क्लियर। तो अब ये यहाँ पर W निकालना है बस मेरे को। 2.303 इंटू का R, 2.303 NRT होता है ना गाइस। अरे यार 2.303 NRT, 2 इंटू 2 भी आएगा, इंटू R 0.08, यही गलती हमने आई थिंक कर दी है बस। इंटू का T टेम्परेचर, इंटू का log V2 बाई V1, तो V1 तो 1 ही है तो log 10 तो 1 ही होता है गाइस, बस यही हमने आई थिंक गलती कर दी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8 to the 16, 16 3 the 48, तो 2303 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। तो फटाफट हम लोग कैलकुलेटर से कर देते हैं, चाहे आप हाथ से भी कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो 2303 इंटू का 48, तो ये आ गया 110544, बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन कहीं मैच कर जाएगा अपना। तो 110544, तो 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो 110.544, 110.544। अच्छा जूल में है यहाँ पर, अपन को वर्क डन जो है वो जूल में ही आएगा गाइस अपना। केल्विन है, ATM है, तो यार यहाँ पर जो है फिर ये गड़बड़ क्यों आ रहा है, यहाँ पर माइनस का इतना आना चाहिए, माइनस का 110 अपॉन कुछ हम लोग आई थिंक इसमें ना गलती कर रहे हैं। एक बार और दोबारा करके देखते हैं। देखो वैसे एक बार और लास्ट बार ट्राई करते हैं, कुछ आई थिंक गलती हमारे से हो रही है। हो जाए यार सिलेक्ट। गाइस ये आई थिंक थोड़ा सा खराब हो चुका है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है इससे। अब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना गलती हमने वी फाइनल तो निकाल लिया था, तो हम लोग गलती कर तो कर कहाँ पे रही है। हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया माइनस का 2.303 इंटू का N इंटू का R, जूल में दे रखे है ना। अरे ठीक है समझ आ गया गाइस। यहाँ पर गलती हम लोग क्या कर रहे हैं कि R की वैल्यू तो हम लोग एटमॉस्फेयर वाली ले रहे हैं, लीटर एटमॉस्फेयर वाली, जबकि वर्क डन जूल में निकालना है। तो गाइस अपन को यूनिट भी तो चेंज करना है, 8.314 वाला ले गए यहाँ पर R, इंटू टेम्परेचर 300, लॉग 10 तो 1 होता ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, यही गलती हम लोग बस बारी बारी कर रहे थे। ऊपर तो सही करा था हमने क्योंकि ATM में दे रखा था, यही गलती कर रहे थे हम लोग बारी बारी।
तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो 8.314, देखना एक बार, तो यहाँ पे हो गया 8.314 इंटू का 2.303 इंटू का 6, ये आ गया 114.88। देखो अब बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया ना, 114.88। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, नीचे एक 10 और दिया हुआ है, तो ये 11488.28, ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर जो अपना है। ए ऑप्शन जो है वो अपना मैच कर रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये था क्वेश्चन गाइस, यही गलती कर रहे थे हम लोग। क्लियर? चलिए, तो आज का ये पेपर 28 मैंने सॉल्व करवा दिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय गाइस।